नमस्कार साथियों। तो आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार के अंतर्गत अपन ने जो ध्वनियों का वर्गीकरण किया था, ध्वनि वर्गीकरण के अंतर्गत अपन स्वरों का वर्गीकरण कर चुके थे, और अब अपन आज करने जा रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या करेंगे आज अपन? क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। साथियों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जल्द ही SI RS शिक्षक भर्तियों की सुगबुगाहट शुरुआत और सुनाई भी दे रही है, और शुरुआत भी होने वाली है। आशा है कि जल्द ही ये भर्तियां आएगी, और उसके अंदर वर्ण विचार और ध्वनि विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो मैं आज आपको कोशिश करता हूं कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही शानदार, आसान और रोचक तरीके से सिखाया जाए, जिससे आपको चुटकी में ये पॉइंट याद हो जाए। तो अपन जो बात कर रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण, आपने मेरे अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें अपन ने स्वर का वर्गीकरण कर लिया था, तो जरूर मेरे YouTube चैनल पे जाइए, पहले उन वीडियो को देखिए और फिर इसको पढ़िएगा। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। मुख्यतः कितने प्रकार हैं इसके? दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला जो प्रकार है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा जो इसका अपन वर्गीकरण वो करेंगे वो है प्रयत्न स्थान के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, और पहला उच्चारण के आधार पर। जब इसके दो प्रकार के वर्गीकरण किए, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, तो हम सबसे पहले उच्चारण स्थान को लेकर बात करते हैं। उच्चारण स्थान को लेकर जब बात करेंगे तो अपन को इसको समझना है। देखिए, ये जिस प्रकार से मैं एक चीज बता रहा हूं, यहां पर हमारा मान लो हम इसको 5 भागों में बांटते। देखिए, यहां से अपन मान लो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। इसको अपन मान लें क्या? कंठ। कंठ मान लें। कंठ के बाद में क्या आता है? तालु। तालु के बाद में क्या आता है? मूर्धन्य, यानी मसूड़े आते हैं। मसूड़ों के बाद में क्या आते हैं? दांत आते हैं, यानी दंत्य मान ले इसको, दंत्य। और इसके बाद इनको क्या मान लें? ओष्ठ। तो अपन ने जो बात की कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, हम हमारा जो मुख है, मुख के आधार पर हम इसका जैसे देखते हैं तो सबसे पहले क्या है? कंठ है, और कंठ के बाद में क्या आ रहे हैं? तालु आ रहे हैं, और तालु के बाद में क्या आ रहे हैं? मूर्धन्य मतलब मसूड़े आ रहे हैं, और मसूड़ों के बाद क्या आ रहे हैं? दांत आ रहे हैं, और दांतों के बाद क्या आ रहे हैं? होठ आ रहे हैं। तो ये 5 प्रकार हो गए। इनको समझिए आप, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। पहले दिन 5 को आप लिख लो क्रम वाइज, फिर समझते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। नंबर 1 क्या होगा? कंठ्य। नंबर 2 तालव्य। नंबर 3 मूर्धन्य। नंबर 4 दंत्य। नंबर 5 ओष्ठ्य। अब ये 5 प्रकार हमने लिख दी, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। अब इसके बाद अपन लिखेंगे जो अगला जो प्रकार है इसका, वो है काकल्य। क्या है? काकल्य। क्या प्रकार है इसका? काकल्य। और इसके बाद अपना जो अगला प्रकार है वो है वत्स्य। और इसका जो 8वां प्रकार है, देखो 6 प्रकार हो गए, इसका जो 8वां प्रकार है वो है दंतोष्ठ्य, और जो अंतिम जो प्रकार है वो है नश्क्य। क्या है? नश्क्य। और अपन ने व्यंजनों की वर्गीकरण की बात की, तो अपन ने उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर की, और अब अपन जो बात आई उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने क्या किया? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, काकल्य, वत्स्य, दंतोष्ठ्य और नश्क्य, इन वर्णों की मतलब इनमें इन प्रकारों में अपन ने बांटा। अब बात ये थी कि ये जो 5 थे इसमें देखो अपने क्या क्या चीजें आ गई? कंठ आ गया, तालु आ गया, मूर्धन्य आ गया, दंत्य आ गया, ओष्ठ्य आ गया। अभी रही कौन? जीभ रही। अब ये जो वर्ण बनेंगे जीभ के आधार पर बनेंगे, यानी जहां पे कंठ से दबता हुआ आवाज आएगी, है ना, और तालु में क्या होगा? जीभ जाकर तालु को टकराएगी। मूर्धन्य में क्या होगा? जीभ ऊपरी भाग में मूर्धन्य के जाकर टकराएगी। दंत्य में क्या होगा? दांतों के पास हमारी जीभ जाएगी। और ओष्ठ्य में क्या होगा? कि जिस हम उस व्यंजन को बोलेंगे तो हमारे जो होठ हैं वो दोनों मिलकर उस व्यंजन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको वर्गीकरण किया। अब जो ये कंठी है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस कंठे को हम एक कोमल तालव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमल तालव्य। अब देखो कई बार हम हमारे परीक्षा में सवाल पूछ लेते हैं कि कोमल तालव्य वर्णों को क्या कहा जाता है। उसमें ऑप्शन हो जाए, मान लो कंठी हो जाए, तालव्य हो जाए, मूर्धनी हो जाए और दंती हो जाए। हम क्या कहेंगे? हम इनको सीधा सीधा क्या कर लेंगे? तालव्य। तालव्य नहीं है वो वर्ण, वो क्या है? कंठी है। कंठियों जो है उसको कोमल तालव्य, और एक और नाम है इसका, वो नाम है जिह्वा मूलक। क्या नाम है? जिह्वा मूलक। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिह्वा मूलक इसका नाम है। तो कंठीय जो है इनको क्या कहा जाता है? कोमल तालव्य और जिह्वा मूलक कहा जाता है। अब इसमें आता क्या है? इसमें आता है क वर्ग। क्या आता है? क वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या है? क ख ग घ ड़। ये जो पांचों वर्ण हैं वो कोमल तालव्य जिह्वा मूलक है, और इसमें अंतर्गत कौन कौन आते हैं? क वर्ग आता है। अब है दूसरा जो तालव्य है, क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग बचता है? च वर्ग। कौन सा वर्ग बचता है? च वर्ग। उसके बाद क्या आता है? च वर्ग है वो इसमें आता है। अब है मूर्धन्य। देखो बड़े आसानी समझना, इसमें कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग आता है। दंती में कौन सा आता है? त वर्ग आता है। और ओष्ठी में कौन सा आता है? प वर्ग आता है। अब काकलिय बच गए, वस्सी बच गए, अतोष्ठी बच गए, नासिकी बच गए। इनमें भी और व्यंजन आते हैं। च वर्ग का मतलब पांचों वर्ण, ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ण, ट का मतलब त थ द ध न, और प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। इसके अलावा भी वर्ण आते हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले अपन इन पांचों वर्णों को कहां कहां रखते हैं, वो पहले वर्गों को वो पहले हमने समझा है। तो अपन ने क्या किया? पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आपको इसी स्टेप में लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये ट्रिक है जिसको अपन याद आसानी से करें, और आप भूले नहीं। परीक्षा में आप कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो कि कौन सा वर्ग कहां था, क्योंकि हम एक एक वर्ण को जब याद रखेंगे, स्टेप आउट याद रखेंगे तो भूल जाएंगे, वो इधर उधर हो जाएंगे। तो आपको कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंती, ओष्ठी, कांकलिय, वस्सी, दंतोष्ठी और नासिकीय इसी वर्ग में रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर। क वर्ग बांट लिया, च वर्ग बांट लिया, ट वर्ग बांट लिया, त वर्ग बांट लिया और प वर्ग बांट लिया। यही तो 25 वर्ग जिनको हम वर्ग के रूप में बांटते हैं। अब सबसे पहले क वर्ग को छोड़ दो, यहां लिखो यस। यस लिख सकते हो, यस नहीं तो य, फिर ये र, फिर ये ल और ये फिर व। इसको इसमें बांट लो, आसानी से याद हो जाएंगे ना। तालव्य में ये आ जाएगा, मूर्धन्य भी आ जाएगा, दंती में आ जाएगा, ओष्ठी में वो आ जाएगा। इसको क्या करना आपको? स के बाद स, इसके बाद स। अब आपको अ को यहां नहीं लेना है, अ को यहां पे नहीं लेना है। अ कहां लेके जाएंगे? ह अपन काकलिय में लेके जाएंगे। अब काकलिय क्या है? काकलिय क्या? कंठ है अपना ये, और कंठ के नीचे किसी वर्ण को बोलने की आवाज आते हैं उसको काकलिय कहते हैं। काकलिय का एक और नाम है स्वर तंत्र मुखी। क्या नाम है? स्वर तंत्र मुखी। कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जो स्वर तंत्र मुखी है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ह। बड़ा आसान है ना याद करना। कंठी हो गया, तालव्य याद हो गया, अपने हो गया, मूर्धन्य याद हो गया, दंती याद हो गया और ओष्ठी याद हो गया। अब एक और वर्ण बचे। मैंने आपको वर्णमाला जब अपन करी थी उस समय मैंने बताया था तड़ित जात उत्क्षिप्त वर्ण, वो किसके हैं, कैसे दिखते हैं? ट ठ वाली लाइन जैसे दिखते हैं ना, फर्क कितना ही उनमें नुक्ता लगाए, तो उनको भी इसी लाइन में डाल दो। ड और ढ को कौन से लाइन में डाल रहे हो? मूर्धन्य वाली लाइन में, यानी ट वाली लाइन में, मूर्धन्य वर्ग में डालना है। बड़ा आसान वर्गीकरण हो रहा है, आराम से समझ सकते हो आप। और काकली में हमने किसको डाला? ह को। अब बात आती है वत्स्य। वत्स्य क्या? वत्स्य का अर्थ होता है मसूड़े। अब आप कहोगे सर मूर्धन्य वसुड़े हो गए, फिर ये वत्सली बीच में कौन सा आ गया? एक और नया। देखो मूर्धन्य का अर्थ वैसे मसूड़े ही होता है, लेकिन होता क्या है कि जब हम मूर्धन्य वाले ट वर्ग, र, स, ढ और ढ बोलते हैं, तब हमारी जो जीभ है वो मूर्धन्य के ऊपर जो तालु वाला भाग है उसके पास टकराती है। किसके पास टकराती है? तालु वाला जो कठोर भाग है, तालु से नीचे जो मूर्धन्य आता है वहां टकराती है। और वस्सी के अंदर क्या होता है कि हमारे दांतों के ऊपर जो मसूड़े हैं उनसे वो जीभ टकराती है। ये फर्क है, ये फर्क है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें न, स, ल, नसल। एक तो ये 3 वर्ग आते हैं, न, स, ल। क्या क्या आते हैं? नसल, और एक आता है आपके र, और एक आता है ज। ज नुक्ता वाला आता है, नसल, रज।
ये आते हैं इसमें। हालांकि ये पहले इसमें से कुछ वर्ण है वो हमारे दंतीय के हैं। कौन से हैं? दंतीय वर्ग के कुछ वर्ण पहले के जमाने में माने जाते थे। फिर जब से ये आदिकाल और मानक हिंदी का रूप आया तो इनको एक अलग वर्गों की श्रेणी में डाला गया, वर्षनीय के अंतर्गत। अब आता है अपने दंतोष्ठीय। कौन से वर्ग आते हैं? दंतोष्ठीय। दंतोष्ठीय मतलब है जहां पर दांत और होठ दोनों मिलकर बनाते हैं। तो वो दो वर्ण है, कौन कौन से? नुक्ता वाला व और फ। व और फ वाले वर्ण है जो इसमें आते हैं। अब पीछे लास्ट बच गया, कौन सा? नासिके। नासिके का मतलब है कि जिनको बोलते समय हमारी जो आवाज है, ध्वनि है, वो कहां से निकलती है? नाक से निकलती है। किससे निकलती है? नाक से। यानी पंचम वर्ण है जो सबके, वो नासिके के अंतर्गत भी आते हैं। और जैसे आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो कंठीय और नासिकीय, इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंठीय में, कंठीय में भी आएगा और नासिकीय में, दोनों के साथ मिलकर आएगा। तो इस तरह से व्यंजनों के वर्गीकरण में अपने पहला किया है उच्चारण स्थान के आधार पर। बहुत ही मोस्ट है, परीक्षा के लिहाज से बहुत बार ये सवाल इनके पूछे जाते हैं और कई बार विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसका कारण है कि वो एक एक को रटने का प्रयास करते हैं, सारणी वाइज याद नहीं करते हैं और भूल जाते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको वापस समझा रहा हूं बड़े आसान तरीके से, आप इनको समझिएगा, बड़ा ही आसानी के साथ आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। देखो कंठीय में क्या है? सिर्फ क वर्ग को लेना है। ताली में क्या लेना है? च वर्ग को लेना है। ताली, मूर्धनी, दंती और इसको रेगुलर जो अपन लिखते हैं वर्णमाला उसी के अनुसार लेना है। यहाँ क्या करना है? य, र, ल, व चारों आ जाएंगे सीध में। फिर स, स, यहाँ नहीं लेना है, को छोड़ना है। और ट वाली लाइन में ही किसको लेना है? तड़ित जात या उच्चित वर्ण है उनको लेना है। और फिर कांकलीय क्या हो जाएगा? स्वतंत्र मुखी भी इनको कहते हैं। और इसमें क्या आता है? ह आता है। फिर वस्त्री में कौन सा आता है? नसलज और रज आते हैं। और फिर दंतोष्ठी में क्या है? व और फ है। और नासिकी में क्या आता है? पंचवर्ण आता है। मुझे लगता है कि आपको इसको वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसको यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा है, ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखा है, तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण है आपको याद हो जाएंगे। जल्द ही भर्तियां आ रही है, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को से जुड़े रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदी व्याकरण संबंधी संपूर्ण तैयारी बड़े ही रोचक, आसान और शानदार तरीके से करवाई जाएगी। धन्यवाद।